अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारी MTH 501 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें ये आपके लिए सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लेक्चर्स जो हैं वो कवर करेंगे 29 तो 34 तक। ठीक है, तो इसमें हमारे शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs तीनों हैं। जिन बच्चों ने अभी इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वो पहले पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, ताकि आपको जो पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, फिर ये आप पार्ट नंबर 2 को अच्छे से समझ सकेंगे। और इसी के साथ जो है ना, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल MCQs देख लेते हैं। आपको कह रहा है कि आपको 2 बेसिस दी गई हैं, आपने उन बेस की बिना पर आपने एक वैल्यू बतानी है एक्स की बी की बेस पे। ठीक है, आपको उसने एक वैल्यूज़ दी हुई हैं इक्वेशंस बना के। कह रहा है आपके पास ये है बी की बेस पे और ये है सी की बेस पे। इसमें वेरिएबल सी वाले हैं, इसमें है बी वाले। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है B1 और B2, इधर दिया हुआ है C1 और C2। ठीक है, अब कह रहा है आपने x को बताना है b की बेस पे। ठीक है, तो हमें पता है कि हम ये वाले को देखेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, जो वैल्यूज़ बताएंगे। आप देखिए कि इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, जिसे B1 के साथ है 3 और B2 के साथ है -2। तो हमारा जो एक काला मैट्रिक्स बनेगा वो 3 और -2 का बनेगा। अभी इसमें से देख लेते हैं, 3 और -2, ये फर्स्ट वाला ही आपका ठीक है। अब उससे आगे आ जाते हैं। हमारा सेकंड MCQs है, कह रहा है कि आपके पास अगर 4 आइगन वैल्यू हो ए की और x उसका क्रॉसपोंडिंग जो है आइगन वेक्टर है, तो आप बताएं कि हमारे पास ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम इसी को ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम लोग आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास फार्मूला है AX = λx। ठीक है, अब हमने निकालना है ए स्क्वायर। यहाँ हमारे पास ए है तो हमने ए को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और साथ एक्स, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें आपके पास ये 2 चीज़ें अभी आप पढ़ के आए हैं, AX = λx। इनकी वैल्यू हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, AX को और लैम्डा को बाहर निकाल दिया। अब जहाँ AX था उसकी जगह मैंने फिर से लगा सकती हूँ λx। मैंने क्या किया, जहाँ AX था उसकी जगह लगा दिया λx। अब ये लैम्डा और ये लैम्डा दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा और साथ x आ जाएगा। कहते हैं इक्वल की साइड पे है ए स्क्वायर एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर। अब बात आ जाती है, हमें उसने दी हुई थी एक वैल्यू। आप यहाँ देखें, यहाँ दी हुई है आइगन वैल्यू ए की। आपने याद रखना है आइगन वैल्यू को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इक्वल होगी 4 के। ठीक है, अब हम जहाँ लैम्डा होगा उसकी जगह क्या लगाएंगे, 4, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर क्या है, 16। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी आइगन वैल्यू ए स्क्वायर का है वो क्या है, वो किसके इक्वल है, 16 के। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी वाला 16। अब उससे आगे आ जाते हैं। कह रहा है आपने मुझे बताना है कि आइगन वेक्टर क्या है, जबकि आपको आइगन वैल्यू दी हुई हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले आइगन वैल्यू निकालना सीखी है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है आपको आइगन वैल्यू दी है, लेकिन आप मुझे आइगन वेक्टर निकालना सिखाए। मुझे आप बताएं कैसे निकालेंगे इसको। तो आपने उसका एक सबसे पहले फार्मूला याद रखना है। आप किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो सबसे पहले आपको मेन चीज़ उसका पता होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या है, वो कैसे सॉल्व होगा। हम देखते हैं कि आइगन वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या है। वो उसका फार्मूला है A - λI। ठीक है, और इंटू V। अब ये वाला V बेसिकली आपने आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये ही आपने निकालना होता है। A आपके पास गिवन होता है, लैम्डा जो आपके पास कांस्टेंट होता है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ आपको पता होती हैं। अगर 2x2 का मैट्रिक्स होगा तो आप उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लगाएंगे, 1 0 0 1। ठीक है, अगर 3x3 का है तो आप 3x3 के लिए लगाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आपको ये वाला कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ आ जाती है कि आइगन वैल्यू हमने आइगन वेक्टर्स किस तरह के निकालेंगे। आइगन वेक्टर्स बेसिकली कॉलम्स की शेप में होते हैं। अगर आपका 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपके 2 आइगन वैल्यू वेक्टर निकलेंगे
कॉलम की शेप में, ठीक है। अगर आपका 3x3 का है तो उसमें 3 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे कॉलम की शेप में, ठीक है। आप यहाँ v1 v2 v3 भी लेट कर सकते हैं, x1 x2 x3 भी लेट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब इससे आगे आ जाते हैं, हमें उसी फार्मूले को लगाते हैं। कहते हैं हमने अभी देखा था कि ए हमारे पास गिवन है, अभी क्वेश्चन में ये वाली चीज़ जो है वो ए है, ठीक है। लैम्डा -4 आपके पास आइगन वैल्यू। अब आगे आ जाता है, अपने इसी चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं, ये वाली को। ए की जगह हमने वो वाला मैट्रिक्स लगा दिया माइनस, अब लैम्डा की जगह क्या लगाएंगे -4 और आइडेंटिटी। मैंने अभी आपको बताया था कि आप देखिए कि आपका ये वाला मैट्रिक्स क्या है 2x2 का, तो आप यहाँ आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स लगाएंगे वो भी 2x2 का होना चाहिए। तो मैंने 2x2 का लगाया 1 0 0 1। अब ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, +4 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे। उसे आगे आ जाते हैं, मैंने इन दोनों को, अब यहाँ 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 0, ये इससे भी देंगे, यहाँ भी 0, यहाँ आ जाएगा 4। अब इन दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया है 14 7 -4 और -6, ठीक है। अब कह रहा है मैंने इसकी जगह ये वाला मैट्रिक्स लगा लिया। अब देखिए ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपके पास आइगन वेक्टर भी 2 ही होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया v1 और v2। अब इक्वल की दूसरी साइड पे 0 है, ठीक है। अगर ये 2x2 का है तो यहाँ भी 2 0 आ जाएंगे कॉलम मैट्रिक्स में। अब मैंने इनका एक फाइनल मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, ठीक है। अब यहाँ रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। सबसे पहली बात हमने देखा था, जब रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ आपका 1 आना चाहिए। यहाँ 1 लाने के लिए उससे पहले मैंने इसको 7 पे डिवाइड किया अपने रो नंबर 1 को, ठीक है। इसको 7 पे डिवाइड किया तो ये से कटिंग होके 2 आ गया, ये से कटिंग होगा तो 1 आ जाएगा, ये 0 वैसे का वैसे। अब उससे आगे चलते हैं, हमने इसको अभी 1 बनाना है, वो हमारा काम अभी बाकी है, उसे आगे देख लेते हैं। 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, सॉरी 1 नहीं, अब हम इसके नीचे पहले 0 बना लेते हैं, फिर ऊपर वाला देखते हैं। तो हमने क्या किया कि रो नंबर 2 में ऐड किया रो नंबर 1 को, लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये जब 2 के साथ होगा तो 4 हो जाएगा, ये 2 के साथ होगा तो 2 1 ज़ा 2 और इसमें ऐड हो जाएगा, और ये 0 का 0 वैसे ही आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फ़ायदा नहीं है इसका। ये चीज़ 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। अब हम इनकी बना लेते हैं इक्वेशंस, ठीक है। मैंने इक्वेशन बनाई, मुझे पता है कि मेरे पास ये v1 है, ये v2 है और ये इक्वल की दूसरी साइड पे है। तो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाई 2v1 और यहाँ आ जाएगा 1 v2 और 0। अब देखिए क्या आप यहाँ से v2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इधर प्लस का है और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया। अब आपने कहा कि आपके पास आइगन वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, वही v1, आइगन वेक्टर क्या है v1 और v2, ठीक है। हमने लेट किया कि v1 जो है वो हमारे पास t है और v2 जो है ना उसी की करॉस्पॉन्डिंग हमारे पास। अब एक और चीज़ आप याद रखेंगे आइगन वेक्टर की, कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही हम पढ़ के आए थे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, ऐसे कहता है यहाँ जो आपका वेक्टर है ना, जैसे यहाँ 2 2 का है ना, तो ये इधर इसके ही डबल होगा 4, ठीक है। अब इधर से अगर हम कॉमन ले लें 2 को, तो इस साइड पे भी क्या हो जाएगा 2 2 रह जाएगा, और इस साइड पे क्या है 2 और 2। कहता है जब ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये वाली चीज़ हमारे पास आइगन वेक्टर वैल्यू सॉरी और ये आइगन वेक्टर है, ठीक है। अब मैंने क्यों कहा आपको कि हमने लेट क्यों कर रहे हैं, हमें पता है कि v1 जो है वो t है, ठीक है, और v2 जो है वो -2t है, ठीक है। इस वजह से मैंने इधर dt लगाया है। आगे आ जाते हैं, आइगन वेक्टर हमारे पास क्या है, हमने कंसीडर किया जो t है वो इक्वल है 1 के, हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाएंगी, आइगन वेक्टर आ जाएगा 1 और -2 का। अब उससे आगे मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। उसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपने चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड करना है।
अब उसका पहले कंसेप्ट आप देखेंगे कि चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स क्या है। कहता है अगर हमारे पास एक पी मैट्रिक्स है जिसमें सी और 2D है, अब हमने इसका ये वाली चीज़ चेंज करनी होती है। हम D to C कह रहे हैं, आप D to C से चेंज करके मुझे बताएं, तो आपका मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। आप देखें ये वाली चीज़ इसके इन्वर्स पे आ गई है ना, तो हम इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। इन्वर्स फाइंड करने का आपने पहले मेथड पढ़ा है कि हमारे पास अगर ए गिवन मैट्रिक्स होता है जिसमें हम समझ लें ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। अब कह रहा है क्योंकि इसमें 2 रोज़ है 2 कॉलम्स है, इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे कि हमने इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट के ऊपर एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी थी कि ये वाला ये पोर्शन आपके पास एडजॉइंट है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपके पास डिटर्मिनेंट है। अब सबसे पहले तो आप ऐसे, इसका भी यही फार्मूला होगा, ठीक है। अगर आपके पास है पी डी टू सी फाइंड करना है आप लोगों ने, सॉरी सी टू डी फाइंड करना है आपने इन्वर्स का, तो आपके पास सबसे पहले डिटर्मिनेंट होना चाहिए ओवर, और ऊपर है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट किसका, पी डी टू सी का, और नीचे डिटर्मिनेंट आ जाएगा पी सी टू डी का, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का वही फार्मूला है कि आपके पास अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो आप उसकी जगह क्या लगाएंगे, ये देखें यहाँ भी मैंने लिखा है अलग करके, इसलिए आपको समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इन्वर्स फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट होना ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप देखें कि आपके पास अगर ये मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स, हम ये करेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट लेने के फार्मूला है ए डी माइनस बी सी, तो ये ए और ये डी दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आप दरमियान में क्या लगा दिया, माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 36 और इनको किया तो मेरे पास आ गया 32, दोनों को माइनस किया और आंसर आ गया 4। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट तो भी आ गया। अब हमने लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट लेने के लिए ये वाले पोर्शन, मतलब एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट लेने के लिए इनकी हम जगह चेंज करते हैं, मतलब 4 और 9 की, तो 9 4 की जगह आ जाएगा, 4 9 की जगह चले जाएगा, तो मैंने जगह चेंज कर दी। और इन दोनों का हम करते हैं साइन चेंज। जब साइन चेंज किया, ये दोनों प्लस के थे तो दोनों किसके हो गए, माइनस के हो गए। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व भी कर सकते हैं इसके आगे के, मतलब इस 4 को। अब डिटर्मिनेंट लेने के लिए, जो इन्वर्स लेने के लिए जो फार्मूला था हमारे पास वो था कि 1/AD माइनस BC, तो हमने इसकी जगह जो है वो उसका आंसर लगा दिया 4 और ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब इस डिटर्मिनेंट को आप अपने मैट्रिक्स के हर एक मेंबर के नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ तक भी जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। अच्छा, कह रहा है चेंज द कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स B to C, जिसमें हमारा मेन फार्मूले आप लोगों को पता है कि हम लोग लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग एक वेक्टर को लेते हैं। जैसे मैंने एक कम्बिनेशन बनाया 11 12 का, ठीक है, ये हमारे पास स्केलर आ गए जिसकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है और ये आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। अब A11 की जगह उसका मैट्रिक्स आ जाएगा, अच्छा C1 की जगह उसका मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, और C2 की जगह उसका मैट्रिक्स चला गया। अब यहाँ A जो B1 जो है, जो लास्ट पे आपको उसने खुद ही वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वाला मैट्रिक्स जो है ना वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब बनाएंगे हम लोग इक्वेशन बनाने के लिए ये वाली आप, और ये वाली चीज़ आपका फर्स्ट जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगा और ये वाली सेकंड मैट्रिक्स जो है वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए -1 और A11 1 और A12 2, ठीक है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और एक फिर से इक्वेशन बना ली थी। चलिए वो आगे देखते हैं एक दफ़ा। 4 = A11 3 और 12 7, ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया 1 और साथ आ जाएगा A11 और 2 A12 2, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ये फिर से एक फाइनल इक्वेशन बनी थी =
A11 प्लस 2A12। अब हमने A11 की वैल्यू निकालने के लिए इसको यहाँ से उठाया, यहाँ जाके माइनस हो गया, तो हमारी एक इक्वेशन नंबर 3 आ गई। जहाँ A11 है इक्वेशन नंबर 2 में, उसकी जगह हम ये वाली चीज़ लगाएंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 2 जो है ये वाली थी हमारे पास, जहाँ इसमें A11 था उसकी जगह हमने ये वाली चीज़ लगाई। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -3 -3 2 ज़ा 6 A12 प्लस 7 A12। ये दोनों प्लस माइनस हो गए, तो 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 A12 आ जाएगा। आगे आ जाएगा -3, ये इधर माइनस के इधर क्या हो गया प्लस का, तो ये आ जाएगा 7, मतलब A12 की वैल्यू आ गई। अब जो 12 की वैल्यू आई थी उसको मैंने इस इक्वेशन में फिर से पुट किया। ठीक है, आप इसमें कर सकते हैं, 1 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, किसी में भी करके वैल्यू निकाल सकते हैं A11 के। अब तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को पकड़ा मैंने, इसकी जगह देखें यहाँ -1 -2, अब यहाँ 12 की जगह लगा दिया 7 A11। अब ये 2 7 ज़ा -14 आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा 15। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर, जिसमें हमने आपके पास एक वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 वैल्यू आई हैं, एक तो A12 की वैल्यू आई है और एक 11 की वैल्यू आई है। मैंने ये क्यों निकाली, ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा दूँ कि मैंने इसलिए निकाला, जब मैं B2C मैट्रिक्स फाइंड करूँगी तो उसके लिए मुझे चाहिए था A11 21 12 और 22। ठीक है, इस वजह से मैं 11 12 की वैल्यू और 21 22 की वैल्यू निकाल रही हूँ। फाइनल हमारा ये फार्मूला था। अच्छा, उससे आगे आ जाते हैं हम लोग कि हमने अब एक दूसरा वेक्टर था B2, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं और अपने इक्वेशन नंबर 2 को लेने लगे हैं। इसको सॉल्व करेंगे। अब जहाँ C1 होगा उसके मैट्रिक्स लगा देंगे, जहाँ C2 होगा उसका मैट्रिक्स लगा देंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू लगा दी, यहाँ B का मैट्रिक्स लगा दिया। मैंने अभी आपको समझाया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनती है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेंगी। ठीक है, अब 0 = 21 1 और 22 2। ठीक है, आपने इनको मल्टीप्लाई करके एक फाइनल इक्वेशन बना ली। अभी इसी तरह ये भी सेकंड वाली इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 3 = 21 3, मतलब आप 3 पहले लिख लेंगे और A21 बाद में लिख लेंगे। 7 पहले आ जाएगा, 22 बाद में आ जाएगा, A22। ये आपके बन गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको चाहिए सबसे पहले A21 की वैल्यू। आप इसी को देखें, यहाँ A21 है, A21 है, ये इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो आपके पास एक इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब ये वाली वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके, मतलब 1 में पुट करके या 2 में पुट करके जो है वैल्यू निकालेंगे अब 22 की। अब मैंने क्या किया, अपनी इक्वेशन नंबर 2 को लिया, उसके अंदर जहाँ A21 था उधर पुट कर दिया -2 A22। ठीक है, तो मैंने उसकी जगह ये लिखा, यहाँ था 21 तो यहाँ लिख दिया -2 A22। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 22 A22 7 22, प्लस माइनस हुए तो एक बच गया 22। ठीक है, अब फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास 22 A22 की। लेकिन अभी देखें यहाँ 21 के साथ A22 है, मतलब अभी क्लियर वैल्यू नहीं है। तो जहाँ ये 22 था मैंने उसकी जगह क्या लगाया 3, और 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, ये देखें -2 और 3 22 की जगह आ गया, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा -6। अब हमारा एक फाइनल जो फार्मूला था कोऑर्डिनेट चेंज करने का वो ये था कि A11 12 21 22। 11 की जगह हमने लगा दिया जो हमारी वैल्यू आई थी, 11 की जगह हमने लगाया -15, 12 की जगह लगाया हमने 7। अब आगे आएगा 21 की जगह हमने लगाया -6 और 22 की जगह हमने लगा दिया 3। सो यहाँ तक क्वेश्चन ये जो था लॉन्ग क्वेश्चन था आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, चलें लेक्चर नंबर 29 से लेके 34 तक आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, जिसमें फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन ये है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन में कह रहा है आपको दिए हुए हैं वेक्टर स्पेस दी हुई है, जैसे कि में आपके पास जो है वो इक्वेशंस टाइप्स के वेक्टर्स हैं, आपने इनको सॉल्व करने हैं और जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करके मुझे देंगे
F2D, ठीक है, मैट्रिक्स जिसका कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने x बेस बताना है d के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें पहले ये वैल्यूज लगाएंगे F1 F2 की और 3 की। लगाने के बाद वो एक d बेस का आप मुझे मैट्रिक्स बना कर देंगे। तो हम अपने पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, ए पार्ट की तरफ। आप देखेंगे कि आपके पास F1, तो हमने देखा आपके पास एक फाइनल वो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का, ठीक है। आपके पास 3 है वेक्टर स्पेस, जैसे F1 F2 और F3। हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 3 कॉलम्स और 3 रोज़ का बनेगा, मतलब 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। हमने पहले की जो लिखनी है, पहली रो लिखनी है, पहला कॉलम लिखेंगे वो है, जैसे F1 है ना, तो इसमें हम लिखेंगे 3 -2 1, ठीक है। तो इसकी आपने कॉलम की शेप में लिखना है, इसको रो की शेप में नहीं लिखना। 3 -2 1। अब F2 है, तो F2 का क्या है, इसमें जो D1 नहीं है तो मतलब उसकी जगह आप 0 लगाएंगे। 2 है, 2 और 3 आप लिखेंगे 0 2 और 3। अब उससे आगे आ जाता है अगला कि F3। अब कह रहा है इसमें D1 है लेकिन 3 है, 2 नहीं है, तो 2 की जगह आप क्या लिखेंगे 0 -3 0 और 2, -3 0 और 2। आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया है F2D का, ठीक है। अब उसे अगला सेकंड पार्ट उसने दिया है, कह रहा है आप इसके अंदर ये तीनों के वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1 2 और 3 की, ठीक है। पुट करने के बाद आपके पास एक F मैट्रिक्स आ जाएगा और उसको D की बेस पे आपने एक मैट्रिक्स बना कर देना मुझे। मैंने जहाँ F1 था उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ लिखी जो उसने आपको क्वेश्चन में गिवन दी हुई हैं। 2 की जगह भी वही लिखी, वैल्यूज़ लिखी, और 3 की जगह भी वही लिखी। अब ये 2 जो है वो बाहर लिखा, -3 जो है वो भी बाहर लिखा, +2 जो है वो भी बाहर लिखा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, 3 2 ज़ा 6 -4, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ 1 है तो 2 1 ज़ा 2, -3 है तो 3 2 ज़ा -6, 3 3 ज़ा -9, और आपके पास जो है आगे आ जाते हैं प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 D1, 2 2 ज़ा 4 D3, ठीक है। अब आप देखें पहले D1 की अलग कर लेते हैं, यहाँ D1 है और इसके अलावा यहाँ D1 है, दोनों को मैंने अलग कर दिया। फिर D2 की वैल्यूज़ को अलग किया, फिर D3 की वैल्यूज़ को जो है वो अलग किया है। अब तीनों को मैंने अलग करके इसलिए लिखा ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि मैं किस तरह माइनस करने लगी हूँ। D1 था तो 6 में से 6 निकालेंगे 0। अब D2 था तो 4 और 6 -10 हो गए। अब D3 अब 9 में से 2 निकालोगे तो बाकी बच गया -7। अब -7 में 4 और ऐड कर लो तो प्लस माइनस, और इन दोनों को माइनस करोगे तो -3 आंसर आ जाएगा। तो मतलब हमारा -3 D3 आ जाएगा। अब कह रहा है इसी का आपने D की बेस पे, अब देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन है वो D की बेस पे है, मतलब तीनों वेरिएबल D हैं, तो आप एक उसको मैट्रिक्स बना के देंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। आपने ये याद रखना है जब भी कोऑर्डिनेट वेक्टर बनता है वो कॉलम बेस में बनता है, रो बेस में नहीं बनेगा वो। आप देखें यहाँ पहले आपके पास D1 जो है वो 0 है, अगला -10 और आगे आ जाता है -3, तो हमने D की बेस पे उसको एक कॉलम वेक्टर जो है वो फाइंड कर दिया है, कोऑर्डिनेट वेक्टर मतलब फाइंड कर दिया है। उसे सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेस फाइंड करने का एक फार्मूला है, अगर यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ AK = C1 Y1 K + C2 Y2 K, ठीक है, ये फार्मूला है। तो आप देखिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है लेकिन उसमें आपको नहीं पता Y1 क्या है Y2 क्या है, तो सबसे पहले आप Y1 और Y2 फाइंड करेंगे। आप सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखें ध्यान से। आपके पास है 8 y k + 2 -10 y k + 1 और +3। यहाँ हम पहले लेट कर लेते हैं ये वाली चीज़, मतलब y k + 2 को लेट किया y2 के, ठीक है, y² के, और
k+1 को y, k+1 को हमने लेट किया y के। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जहाँ था ये वाली चीज़ हमने लिख लिया y², जहाँ ये वाली चीज़ थी हमने लिखा y। अभी ये हमने लेट किया है। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी a² + bx + c, जो हमारे पास कांस्टेंट होता है, = 0। तो यहाँ देखें y² है तो y² साथ वाली a वाली हुई, तो a इक्वल हो गया 8 के bx, ठीक है। मतलब यहाँ है y है वेरिएबल लगा हुआ, तो आप लिखेंगे कि जो b है वो इक्वल है -10 के, और कांस्टेंट c जो इक्वल है वो 3 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, y = -b ± √b² - ac 2a। मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। जहाँ b था उसकी वैल्यू थी -10, अब b² की वैल्यू है -10 और स्क्वायर लगा दिया 4। अब a की जगह लगाया 8 और c की जगह जो है वो 3 लगाया। 2a की जगह फिर से 8 लगा दिया। ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 100, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 96 आ गया, ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अब इनको माइनस किया तो आंसर आया हमारे पास 4। अब 4 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब इसके दरमियान में है प्लस माइनस। हमने इसी y को मतलब 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक दफ़ा प्लस लगा के और एक दफ़ा माइनस लगाएंगे। जब आप प्लस लगाएंगे तो आप समझेंगे वो y1 है, जब आप माइनस लगाएंगे तो वो है y2, ठीक है। अब दोनों को प्लस किया तो आ गया 12/16। ये दोनों प्लस माइनस होंगे तो 8/16। कटिंग कर ली क्या हम देखेंगे कि 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, 3/4। अब 4 4 ज़ा 16, और आप ये वैसे भी लगा सकते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब 1/2 आ गया हमारे पास। कह रहा है इसी के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग y1 की जगह हमने लगा दिया 3/4 के, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपके पास एक वो पावर थी वो k। अब 2 की जगह 1/2 और इसकी पावर लगा दी k। अब यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कह रहा है C1 और C2 वो हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन बेस ऑफ सेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारा बेसिकली क्या है 3/4 के और 1/2 के। समझ आ गई होगी यहाँ तक। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा सारे स्टूडेंट्स। मुझे लगता है ये वाला लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तीसरा जो पार्ट है वो भी जल्दी ही इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।